स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने क्या किया था? मोशन ऑन स्मूथ हॉरिजेंटल प्लेन। आज हम क्या करेंगे? मोशन ऑन रफ हॉरिजेंटल प्लेन। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, जहाँ पे आपके पास कोई रफ सरफेस आता है तो वहाँ पे आपका कौन एक्ट करता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपके पास क्या होता है? एक ऐसा रिटार्डिंग फोर्स होता है जो आपका किस डायरेक्शन में होगा? आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में करेगा, मोशन से अपोजिट डायरेक्शन में। मीन्स मान लो ये आपके पास कोई सरफेस है और ये आपके पास रफ सरफेस है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे चलते हैं इस डायरेक्शन में तो जो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा वो क्या लगेगा? इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो ऐसा फोर्स जो क्या करता है, आपके पास मोशन को अपोज करता है, उसको क्या बोलते हो आप? रिटार्डिंग फोर्स बोलते हो या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जैसे मान लो आपके पास कोई एक फर्श है, ठीक है। मान लो वो फर्श आपका शीशे का है। शीशे के फर्श के ऊपर अगर आप किसी मतलब बॉल को या मतलब जो छोटी छोटी ये नहीं होती कांच की गोलियां टाइप, अगर इनको आप किसी प्लेन उस पे शीशे के फर्श पे अगर आप फेंकोगे तो आप देखोगे कि वो बहुत स्पीडली जाएंगी, ठीक है। उनकी जो मोशन होगी उसका कोई अपोज नहीं होगा उसमें। लेकिन अगर आपका मान लो कहीं कोई एक सरफेस है और वो मिट्टी वाला सरफेस है, उसके ऊपर अगर आप उन बॉल को या फिर उन जो कांच की आपके पास गोलियां हैं उनको फेंकोगे तो उनकी जो मोशन, उनकी जो वेलोसिटी होगी वो इस सरफेस के कंपैरिजन में कम होगी, ठीक है। इस पे वो बहुत स्पीडली मोशन में आएंगी और इसके ऊपर उनकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? कम होगी। तो इसका मतलब जो रफ सरफेस होता है उसमें क्या होता है? आपके पास एक रिटार्डिंग फोर्स एक्ट करता है। उस रिटार्डिंग फोर्स को आप क्या बोलते हो? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हो, ठीक है। वो हमेशा वो किस डायरेक्शन में लगता है? जिस डायरेक्शन में मोशन होगी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स लगेगा। तो आपका जो अब रफ हॉरिजेंटल सरफेस है उसमें आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और एक्ट करेगा। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपके पास होता क्या है कि अगर एफ आपके पास लिमिटिंग फ्रिक्शन हो, आर आपके पास नॉर्मल रिएक्शन हो, तो आपके पास क्या हो जाएगा? एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू आर। ये आपके पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हम करेंगे आर्टिकल। आपका आर्टिकल देखो क्या स्टेटमेंट है इसकी। देखिए आर्टिकल की क्या स्टेटमेंट है आपके पास। टू पार्टिकल्स ऑफ मास m1 एंड m2 आर कनेक्टेड बाय लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। दो पार्टिकल्स हैं जिनका मास m1 m2 है जो एक इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं। m2 इज प्लेस्ड ऑन रफ हॉरिजेंटल टेबल। द स्ट्रिंग पासिज ओवर ए लाइट स्मूथ पुली एट द एज ऑफ द टेबल। कि मेज के जो आपके पास सरफेस है उसका, टेबल का, उसके एक किनारे के ऊपर आपने क्या कर दिया? एक पुली को अटैच कर दिया। और m1 इज हैंगिंग फ्रीली, और m1 को क्या किया? उसके दूसरे एंड से लटका दिया। आपको मोशन डिस्कस करनी है, टेंशन फाइंड आउट करनी है और पुली के ऊपर जो प्रेशर लगेगा वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो कैसे फाइंड आउट करोगे। सबसे पहले क्या किया आपने? एक डायग्राम बनाया। डायग्राम क्या है आपके पास? मान लो ये आपके पास कोई एक टेबल है। इस टेबल के ऊपर आपने क्या किया? कोई एक पुली को अटैच कर दिया, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्या किया? एक m2 मास का पार्टिकल रखा। ये आपके पास m2 बोल रखा है, इसके ऊपर रखने के लिए तो m2 को ही रखोगे। इस m2 मास से एक स्ट्रिंग को कनेक्ट किया और इस पुली के ऊपर से पास करके इसके दूसरे एंड के ऊपर क्या कर दिया? इसने m1 मास को लटका दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो इसके ऊपर ये देखो सबसे पहले कि जो फोर्स लगेंगे वो कौन से लगेंगे। देखो सबसे पहले इसको कंसीडर करूं। इसके ऊपर आपके पास क्या लगेगा? m1g लगेगा ग्रेविटी के कारण। दूसरा क्या लगेगा? t लगेगा इसके अपोजिट। t क्या आएगा आपके पास? स्ट्रिंग की का जो फोर्स लगेगा वो कितना मान लिया? t। एक फोर्स तो आपके पास लगेगा ये। अब मान लो ये आपका मूव करता है f एक्सेलरेशन से, ठीक है। ये आप वाला सारा पोर्शन इसके लिए हो गया कि आपके पास m1g डाउनवर्ड लगेगा। इसके अपोजिट जो रिएक्शन लगेगी वो क्या लगेगी? t लगेगी, ठीक है। m2 मास के ऊपर देखो आपके कौन से फोर्स लगेंगे। क्योंकि आपका m2 पार्टिकल ना तो ऊपर जा रहा ना नीचे, तो इसका मतलब आपके पास जो नीचे m2g लगेगा और जो आपके पास r लगेगी वो दोनों क्या होंगी? इक्वल। m2g का मतलब जो आपका ये पार्टिकल इस सरफेस के ऊपर फोर्स लगाता है वो, r का मतलब जो ये सरफेस इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाएगा वो। बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ बहुत बार बता चुके हैं ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे आपके पास? इक्वल। अब देखो आपके पास क्या लगेगा?
मान लो ये पार्टिकल है आपका, इधर की तरफ आपने मास को लटकाया तो ये क्या करेगा, डाउन आएगा, डाउन आएगा तो आपका पार्टिकल इधर जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास मोशन किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में जो आपके पास फोर्स लगेगा, अगर वो टी लगेगा, क्योंकि सरफेस आपका रफ है, तो इसके अपोजिट एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। और कितना आएगा आपके पास, वो म्यू इंटू आर, ये आपके पास क्या आएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, अब आपका पार्टिकल अगर इधर मूव करेगा तो इसका मतलब टी क्या होगा, आपके पास ज़्यादा होगा। मान लो आपने इस पार्टिकल को इधर कितनी न्यूटन फोर्स से खींचा, 5 न्यूटन फोर्स से। इसके अपोजिट जो आपके पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है 2। तो जो इफेक्टिव फोर्स होगा जो इसको इधर की डायरेक्शन में मूव कराएगा, वो कितना आएगा आपके पास, 3 न्यूटन आएगा, कि 3 न्यूटन फोर्स इसको इधर की तरफ क्या कराएगा, मूव कराएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, इफेक्टिव फोर्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। अब हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर मास m1 जो आपका किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड में। तो देखो क्या आएगा आपके पास, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर m1 जो कि आपका कैसे मूव करता है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मूव करेगा तो m1g ज़्यादा है t से। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी आपके पास, m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1 इंटू एफ। एक्सेलरेशन कितना मान रखा है आपने, f मान रखा है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई m1 मास के लिए। अब देखो m2 मास के लिए क्या आएगा आपके पास, m2 मास के लिए एक तो क्या है आपके पास, m2 मास के लिए कंसीडर करो r कितना होगा आपके पास, m2g के इक्वल होगा। ठीक है, m2g के इक्वल क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। दूसरा देखो आपके पास ये तो वर्टिकली फोर्स है, हॉरिजेंटली जो फोर्स लगेंगे m2 के ऊपर वो कौन कौन लगेगा, एक तो टेंशन T लगेगी डाउनवर्ड, क्योंकि जब आपका पार्टिकल नीचे जाएगा तो टेंशन यहाँ पे आएगी, तो ये एक तो टेंशन लगेगी ये। दूसरा आपके पास फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू आर। इफेक्टिव फोर्स कितना हो जाएगा, T माइनस म्यू आर। तो आपके पास जो T माइनस म्यू आर होगा वो कितना आएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है आपके पास F, मास कितना है m2। तो ये आपके पास दो इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई m2 मास के लिए। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, f की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। कौन सी को, एक तो आपके पास इक्वेशन 1 इसको मान लिया, 2 इसको मान लिया, 3 इसको मान लिया। इक्वेशन 1 एंड 3 को जब ऐड करोगे तो t से आपका t कैंसिल हो जाएगा, और इनको सोल्व करोगे तो आपके पास f की वैल्यू कितनी आएगी, m1 माइनस m2 म्यू m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। ये आपके पास आ गया एक्सेलरेशन। ठीक है, फिर क्या फाइंड आउट करोगे, टी फाइंड आउट करोगे। टी फाइंड आउट करने के लिए किसका यूज़ कर लो, चाहे इसका यूज़ कर लो। ठीक है, इस इक्वेशन से आपके पास क्या आ जाएगा, या फिर इसका यूज़ कर लो। इसमें अगर आप एफ की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपके पास टी आ जाएगा। कितना आएगा, टी इज इक्वल टू m1, टी इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास, 1 प्लस म्यू। सोल्व कर लेना, जस्ट बच्चों वाला काम है ये तो। ठीक है, 1 प्लस म्यू m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, टी की वैल्यू आ जाएगी। अब प्रेशर ऑन द पुली, जो आपका हॉरिजेंटल प्लेन है उस केस में जो आपके पास पुली के ऊपर प्रेशर लगता है वो कितना लगता है, P इज इक्वल टू, P मान लो या R मान लो, अंडर रूट ऑफ 2t मीन्स अंडर रूट ऑफ टी स्क्वेयर प्लस टी स्क्वेयर। ठीक है, t की वैल्यू आपके पास पुट कर दोगे, सोल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये अंडर रूट 2 इंटू 1 प्लस म्यू m1 m2 इंटू जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये था आपके पास मोशन ऑफ ओरिजेंटल रफ प्लेन। हॉरिजेंटल रफ प्लेन के ऊपर अगर आप दो पार्टिकल्स को रखोगे तो वो किस तरह से उनकी मोशन होगी, क्या कुछ उसकी टेंशन होगी और प्रेशर होगा पुली के ऊपर। ठीक है, तो ये था आपका आर्टिकल। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है।